हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कोई भी एक मोटर है आपके पास, उसको अगर आप स्टार डेल्टा में चलाना चाहते हैं तो कौन सा साइज का, कौन सा रेटिंग का कॉन्टैक्टर लेंगे, कौन सा केबल लेना पड़ेगा, कौन सा लग्स, ग्लैंड, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, ब्रेकर कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आपको जो मोटर लेंगे उसका फुल लोड करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और स्टार्टिंग करंट। उसके बाद मैं पहले एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या इस वीडियो में बताएंगे। कॉन्टैक्टर सिलेक्शन से प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, टाइमर कैसे लेना है, फ्यूज सिलेक्शन, सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन, केबल सिलेक्शन, मतलब कौन सा साइज का केबल लेना पड़ेगा इसके लिए, और ग्लैंड और लग्स कौन सा साइज का लेंगे, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मोटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन का प्रोसेस बता देते हैं। सपोज आपके पास एक मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। मैं इस एग्जांपल के लिए 7.5 किलोवाट एक मोटर लिया जिसका 0.85 पावर फैक्टर जिसका नेम प्लेट में लिखा हुआ रहेगा। तो यही 2 लीटर चाहिए आपको। और बाकी 415 वोल्ट के लिए तो 3 फेज के लिए सिस्टम है। तो इसके लिए 3 फेज सिस्टम के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर cos फाई। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका रेटेड फुल लोड करंट। सो आई इक्वल टू P बाई √3 V cos फाई विच इज इक्वल टू 13 एम्पियर। मतलब 12 पॉइंट, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12.28 एम्पियर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हम 13 एम्पियर मान लेते हैं इसको। तो इसका स्टार्टिंग करंट जो होता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। तो मैं 3 टाइम्स मान लिया यहाँ पे, जो कि होगा 39 एम्पियर। ये हो गया हमारा फुल लोड करंट कैलकुलेशन का सिंपल सा प्रोसेस। ये जो हमारा यहाँ पे 39 एम्पियर दिखा रहा है और ये 13 एम्पियर फुल लोड करंट है, इसके ऊपर बेस करके हम बाकी का चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्टर सिलेक्शन, हमें 3 कॉन्टैक्टर लगेगा, एक मेन कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर और एक स्टार कॉन्टैक्टर के लिए। पहले स्टार में चलेगा, फिर 67% to 70% जब से स्पीड अचीव कर जाएगा डेल्टा कॉन्टैक्टर में सर्किट चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है मेन कॉन्टैक्टर का, वो होता है 58% ऑफ फुल लोड करंट। हमारा फुल लोड करंट कितना आया था 13 एम्पियर। तो 13 एम्पियर का 58% हो जाएगा 8 एम्पियर। डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए भी सेम है, बट स्टार कॉन्टैक्टर के लिए है 33% ऑफ फुल लोड करंट। क्योंकि स्टार में कितना देर चलता है, 67% टाइम चलता है इनिशियली। 67% स्पीड जैसे ही अचीव हो जाएगा और डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए 33% ऑफ फुल लोड करंट ही इनफ होता है, विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर हियर। तो कॉन्टैक्टर जो होल्ड होता है, रिलीज होता है, इसका एक कैपेसिटी होता है। तो नॉर्मली एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करके कैपेसिटी निकाला जाता है। अभी ये जो हमारा इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर्स है, कोई भी स्क्विरल केज मोटर्स है, उसके लिए हम फुल लोड करंट जितना आएगा उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जी जितना भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे वो 130 आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 फेज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 3 पोल कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 8 एम्पियर आ रहा है। सपोज मेन कॉन्टैक्टर आपको सिलेक्ट करना है, तो मेन कॉन्टैक्टर यहाँ पे 8 एम्पियर आ रहा है। तो जो भी कंपनी का आप कॉन्टैक्टर लेना चाहते हैं उसके कैटलॉग में जाइए, वहाँ पे जाके देखिए ये जो है, ये हमारा यूटिलाइजेशन AC3 वाला ये हमारा एप्लीकेशन है। तो 9 एम्पियर का जो यहाँ पे 8 एम्पियर हमारा रेटेड करंट हो रहा है, मतलब मेन कॉन्टैक्टर का, तो हम 9 एम्पियर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो 9 एम्पियर वाला लेंगे तो MNX9 वाला कॉन्टैक्टर यूज करना पड़ेगा। आप और भी अलग दूसरा कॉन्टैक्टर भी यूज कर सकते हैं आपके एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करके, लेकिन फिलहाल मैं MNX9 कॉन्टैक्टर ले रहा हूँ जो कि 9 एम्पियर रेटिंग है जिसका। देखिए 3 फेज 415 वोल्ट 9 एम्पियर 3 पोल कॉन्टैक्टर। और इसके ऊपर एड एंड ब्लॉक लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कितना NO-NC चाहिए। ये जो कॉन्टैक्टर मैंने लिया इसमें एक NO और एक NC रहेगा स्टैंडर्ड। इसके ऊपर आगे आपको जरूरत पड़ेगा तो इसके ऊपर बिठाने के लिए एड एंड ब्लॉक जो लेना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर। और डेल्टा कॉन्टैक्टर भी सेम ही है, तो डेल्टा कॉन्टैक्टर भी हम सेम ही ले लेंगे 8 एम्पियर, तो MNX9 वाला ही ले लेंगे। LNT का मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, LNT कॉन्टैक्टर्स। तो LNT का जो मैं कैटलॉग है उसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
और ये है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के लिए अभी यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन मिल जाता है 5 एम्पियर के लिए भी। तो मैं यहाँ पे 9 एम्पियर का भी ले लूँगा। तो तीनों कॉन्टेक्टर में 9 एम्पियर का M1X9 का ले लूँगा। और अगर आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक में जाते हैं तो देखिए 7.5 किलोवाट के लिए 9 एम्पियर के लिए LC1D09 ये वाला कॉन्टेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है तो हम तीनों सेम ही रेटिंग का ले लेंगे। मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ये ले लेंगे, डेल्टा और स्टार तीनों। अभी आ जाता है थर्मल ओवरलोड रिले सिलेक्शन। ये क्या होता है? ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर के साथ अटैच भी मिल जाता है, कभी कभी एक्सटर्नली भी खरीद के आप अटैच कर सकते हैं। तो इसका जो साइज और कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा ओवरलोड रिले मिल जाता है। जैसे MU टाइप 3 पोल का ही हमें चाहिए तो MU टाइप भी हो जाएगा यार, या फिर MK1 MK2 ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवरलोड रिले सिलेक्शन का नॉर्मल जो प्रोसेस है, मतलब कितना एम्पियर का आप लेना पड़ेगा आपको, वो है जो भी आपका फुल लोड करंट है, हमारा 13 एम्पियर है, तो उससे 20% कम से ये नॉर्मली ओवरलोड रिले जो भी मिलता है रेंज में मिलता है कि इतना एम्पियर से इतना एम्पियर। तो हमें 13 एम्पियर का फुल लोड करंट है तो 20% कम, मतलब 80% टू 120% तक जो रेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे 10 to 15 एम्पियर आ रहा है। लेकिन अगर LNT का आप लेंगे ओवरलोड रिले जो मिलता है मार्केट में, देखिए ये जो रेंज है, देखिए बहुत सारा रेंज का मिल जाता है। तो हमें ये 10 to 15 एम्पियर चाहिए तो हमें ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे 9 to 15 एम्पियर, मतलब M1X R3 सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस फॉर थर्मल ओवरलोड रिले सिलेक्शन। तो नेक्स्ट आता है टाइमर सिलेक्शन। टाइमर कोई भी ऑन डिले टाइमर आप लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपका जो टाइमिंग होगा यहाँ पे दिखा देगा, अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं कहीं भी। और आपको कितना NONC चाहिए, देखिए ये जो टाइमर है इसका A1 और A2 ये 230 वोल्ट का है। देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ये AC DC बोथ के लिए यूज कर सकता है। देखिए 24 वोल्ट DC में भी चलेगा और 250 वोल्ट AC में भी चलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर बढ़िया है। आप कहीं भी स्टार डेल्टा में या कॉमन डेल्टा में चलाना चाहते हैं, ये टाइमर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ये जो टाइमर है ये है 800 SQA 230 वोल्ट 5 एम्पियर 1 NO 1 NC है। देखिए यहाँ पे दिखा दिया 15-16 है NC, मतलब ये वाला 15-16 है NC और 15-18 15 और 18 है NO। तो 1 NO या 1 NC कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप इसको यूज करके स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर बना सकते हैं स्टार्टर। नेक्स्ट आता है फ्यूज सिलेक्शन। ये फ्यूज सिलेक्शन भी आपका जो फुल लोड करंट हमारा आया था मोटर का उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 50% ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 150%। सो अगर हमारा 13 एम्पियर है तो फ्यूज 20 एम्पियर का ले सकते हैं। जैसे ये लिस्ट में दिखा रहा है आपको, देखिए 20 एम्पियर के लिए हम ये वाला फ्यूज ले सकते हैं। 20 एम्पियर के लिए SF90151 ये नॉर्मल टाइप का फ्यूज है। अगर आपको फ्यूज बेस है आपके पास तो ये सिलिंड्रिकल फ्यूज ले सकते हैं, या इसके छोड़ के और एक टाइप का भी आ जाता है, वो है बोल्ट टाइप का। जैसे ये ऐसे दिखने में आएगा, दोनों साइड बोल्ट का ऑप्शन है, तो आप ये फ्यूज भी ले सकते हैं। ये फ्यूज के लिए भी सेम ही है। देखिए 20 एम्पियर अगर आपका रिक्वायर्ड फ्यूज का तो आप ये वाला ले सकते हैं, ST30730 फ्यूज। नेक्स्ट आ जाता है सर्किट ब्रेकर कैलकुलेशन। सर्किट ब्रेकर आपको अगर मोटर चलाना है तो नॉर्मली MPCB सिलेक्ट करना बेहतर है, लेकिन हम MCB से भी चला सकते हैं। MCB का जो रेटिंग का मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी होगा वो 150% ऑफ द फुल लोड करंट। तो 20 एम्पियर आ जाता है हमारा। तो 20 एम्पियर का जिस कंपनी का आप यूज़ करना चाहते हैं उसका कैटलॉग निकाल के 20 एम्पियर का जो यहाँ पे 4 पोल यूज़ किया, हम लोग 3 पोल भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल के लिए एक सिंगल पोल अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो 20 एम्पियर का फुल लोड करंट के लिए MCB यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मोटर चला रहे हैं तो MPCB भी यूज़ कर सकते हैं। MPCB ऐसे दिखने में होता है, 2 टाइप का होता है, एक है रॉकर टाइप और एक है रोटरी टाइप। ये MPCB और MCB दोनों में फ़र्क बहुत है, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली मोटर ही लोड है आपको तो MPCB यूज़ करना ही बेहतर है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे सिर्फ ओवरलोड ये शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग रहता है। यहाँ पे अगर सिंगल फेजिंग भी हो जाएगा कहीं से मोटर का तो जलने का खतरा रहता है, तो उसके लिए उसको भी ट्रिप करा देगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रोटरी टाइप MPCB बहुत अच्छा है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 20 एम्पियर के लिए।
नेक्स्ट आ जाता है केबल सिलेक्शन। नॉर्मली केबल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वोल्टेज ड्रॉप, लेंथ ऑफ द केबल, केबल कैसे ले जा रहा है, इसका ग्रेडियंट कैसा है, तो ये सब मैटर करता है। लेकिन अगर आप सिंपल से अगर कोई स्टार्टर बनाना चाहते हैं जिससे छोटा एक पंप चलाएंगे नज़दीकी, तो उसके लिए ये सब नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का जो फैक्टर है नेगलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर दो टाइप का केबल आता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। अगर कॉपर लेंगे तो कॉपर बेहतर है कंडक्टिविटी, तो कॉपर का जो 1 स्क्वायर एम का केबल है, आप इसको एवरेज 6 एम्पियर पकड़ सकते हो कि 1 स्क्वायर एम केबल 6 एम्पियर तक कैरी कर सकते। अगर 1 स्क्वायर एम 6 एम्पियर कैरी कर रहा है तो हमारा कितना चाहिए, 13 एम्पियर लोड है, फुल लोड पहले कैलकुलेट किए थे 13 एम्पियर, तो इसके लिए 1.5 स्क्वायर एम केबल इज इनफ। लेकिन केबल का लॉन्जिविटी के लिए और ताकि केबल ज़्यादा हीट ना हो, हम 2.5 स्क्वायर एम केबल यूज़ करेंगे। और 5 कोर केबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल के लिए न्यूट्रल भी चाहिए और अर्थिंग भी चाहिए, तो मेन केबल 2.5 स्क्वायर एम 5 कोर केबल यूज़ कर लेंगे। इसको छोड़ के हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम केबल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बताया था, लेकिन इसका करंट कैपेसिटी रेटिंग कम हो जाता है। ये 1 स्क्वायर एम केबल 4 एम्पियर केबल 4 एम्पियर तक कैरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें, क्योंकि हमें 13 एम्पियर की ज़रूरत है, तो 4 स्क्वायर एम केबल जरूरत पड़ेगा, जो कि हमारा उतना हार्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, तो एल्यूमिनियम केबल ना यूज़ करने बेहतर है। इसके बाद आ जाता है जो स्टार्टर आप यूज़ करेंगे, उसके बाद कौन सा लग्स कनेक्टर में लगाएंगे, ग्लैंड कौन सा लगाएंगे, ये हो जाता है ग्लैंड। तो लग्स अगर 2.5 स्क्वायर एम केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 2.5 कॉपर लग्स यूज़ करेंगे। रिंग टाइप या पिन टाइप कौन सा यूज़ करना है, वो आप कौन सा कनेक्टर आप स्टार्टर के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर 2.5 स्क्वायर एम 5 कोर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, ये ओवरऑल डायमीटर है 16.3 mm, इसके ऊपर पीवीसी का थिकनेस आ जाता है 0.7 mm, और उसके अंदर अगर इनर शीथ रहेगा तो 0.3, तो टोटल आपका जो डाया हो जाता है 2.5 स्क्वायर mm 5 कोर केबल का, वो हो जाता है 17.3 mm। तो 17.3 mm अगर केबल हो जा रहा है तो इसके अंदर से पास कराने के लिए आपको एग्जैक्ट हिसाब लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्लैंड सिलेक्ट करने से परफेक्ट पूरा केबल एक ग्लैंड के अंदर से पास हो जाएगा। तो नॉर्मल इसके लिए एक चार्ट आता है। अगर पीवीसी, ये जो है ये पीवीसी का है, मेटल ग्लैंड भी होता है लेकिन पीवीसी ग्लैंड ही काफ़ी है, कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो पीवीसी ग्लैंड के लिए देखिए यहाँ पे केबल रेंज आपका आ रहा है 13 to 18 mm का, जो क्योंकि 17.3 है तो हम 13 to 18 ये वाला PG20 वाला ग्लैंड यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।